हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 321 से क्वेश्चन नंबर 330 तक। क्वेश्चन नंबर 321, फॉर अ प्री स्ट्रेस्ड concrete bridge beam, a minimum clear spacing of the cable or group of cables should be. The minimum clear spacing of the cable or group of cables shall be greater of the following: 40 mm and 5 mm plus maximum size of aggregate. इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो लिया जाता है मिनिमम क्लियर स्पेसिंग ऑफ द केबल या ग्रुप ऑफ केबल्स। क्वेश्चन नंबर 321, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? 25 तो नहीं है ऑप्शन, 25 भी नहीं है और 50 भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी करेक्ट होगा, 50 या 5 प्लस मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। क्वेश्चन नंबर 321 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 322, ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रजिस्ट। ऑप्शन ए बेंडिंग मोमेंट, बी थ्रस्ट, ऑप्शन सी शियर एंड ऑप्शन डी इज टॉर्सन। तो पहले हम समझते हैं फ्लैट स्लैब क्या होती है। द स्लैब सपोर्टेड डायरेक्टली ऑन कॉलम्स विदाउट बीम्स आर नोन एज फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब्स का मतलब क्या होता है? वह स्लैब जो डायरेक्टली सपोर्टेड हो कॉलम से, ठीक है, वहां पर बीम नहीं बनी हुई है, और जो स्लेब है वो डायरेक्टली किससे सपोर्टेड है? कॉलम से, तो उस स्लेब को हम कहेंगे फ्लैट स्लेब। इन सच स्लेब्स लार्जर बेंडिंग मोमेंट्स एंड शियर फोर्सेस आर इंड्यूस्ड इन द कॉलम। इस प्रकार की स्लेब में, जो फ्लैट स्लेब है, उसमें लार्ज बेंडिंग मोमेंट होता है और शियर फोर्स इंड्यूस्ड होगा कॉलम में, ठीक है। इस स्लेब के कारण, जो फ्लैट स्लेब है जिसमें कि बीम नहीं बनाई गई है, उस स्लेब के कारण कॉलम में लार्ज बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स इंड्यूस होता है। देयरफॉर द कॉलम्स आर फ्लेयर्ड एट द टॉप कॉल्ड कॉलम हेड और कॉलम कैपिटल्स। तो इसके कारण क्या होता है? कॉलम के टॉप पर फ्लेयर्ड हो जाता है कॉलम, ठीक है। फ्लेयर का मतलब, फ्लेयर्ड का मतलब हो जाएगा फैलना। कॉलम के टॉप पर क्या होता है? कॉलम फैल जाता है, फैलना। Therefore the columns are flared at the top called column heads, या उसको कॉलम कैपिटल भी कहा जाता है। एंड स्लेब आर थिकन, और वहां पर क्या होगी? स्लेब की थिकनेस बढ़ जाती है। जो कॉलम का हेड होगा या कॉलम का जो कैपिटल है, वहां पर स्लेब की थिकनेस बढ़ जाएगी। जब कॉलम फैलेगा तो वहां पर स्लेब की थिकनेस बढ़ जाती है, कॉलम कैपिटल्स, और उसको कहा जाता है ड्रॉप्स, कॉल्ड ड्रॉप्स, फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रेसेस ड्यू टू मोमेंट्स एंड शियर। और उसके कारण क्या होती है? रिड्यूस हो जाएगी। मोमेंट और शियर के कारण जो स्ट्रेसेस होती है वो रिड्यूस हो जाती है। द ड्रॉप्स प्राइमरली रजिस्ट शियर। जो ड्रॉप होता है वो प्राइमरली क्या रजिस्ट करता है? शियर को। क्वेश्चन नंबर 322, ड्रॉप्स आर प्रोवाइडेड इन फ्लैट स्लैब टू रजिस्ट शियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 323, consider the following statements. Assertion A, the behavior of an over reinforced beam is more ductile than that of an under reinforced beam। और इसका रीजन है आर, ओवर reinforced beam contains more steel and steel is more ductile than concrete। तो फ्रेंड्स आपको बताना है एसर्शन और रीजन में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ओवर रेनफोर्स बीम, अंडर रेनफोर्स और बैलेंस रेनफोर्स, तीन प्रकार की बीम हमने डिस्कस की थी। इन अंडर रेनफोर्स्ड बीम द रेनफोर्समेंट फेलियर अकर्स फर्स्ट। अंडर रेनफोर्समेंट में क्या होता है कि रेनफोर्स पहले फेल हो जाता है, और ओवर रेनफोर्समेंट में पहले कॉन्क्रीट फेल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अंडर रेनफोर्समेंट में पहले रेनफोर्समेंट फेल होगा, और ओवर रेनफोर्समेंट में पहले कॉन्क्रीट फेल होता है। Thus, under reinforcement beam is ductile and over reinforcement beam show sudden failure, that is brittle। ठीक है, अंडर reinforcement beam में क्या होगा? पहले स्टील फेल होगा, और स्टील डक्टाइल होता है, इसीलिए अंडर reinforcement beam में क्या होगा? डक्टाइल फेलियर। और ओवर reinforcement beam में पहले कंक्रीट फेल होती है, इसीलिए उसमें ब्रिटल फेलियर होता है, क्योंकि कंक्रीट ब्रिटल होती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं एसर्शन। एसर्शन ए, द बिहेवियर ऑफ एन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज मोर डक्टाइल।
देन डेट ऑफ एन अंडर रेनफोर्स्ड बीम, तो ये गलत हो जाएगा, एसर्शन गलत दिया गया है। और रीजन आर ओवर रेनफोर्स्ड बीम कंटेन्स मोर स्टील, तो फ्रेंड्स ये करेक्ट हो जाएगा। ओवर रेनफोर्समेंट नाम से आपको समझ में आ जाएगा, उसमें रेनफोर्समेंट कितना है, ओवर है, मतलब बैलेंस से ज़्यादा है, मोर स्टील होगी उसमें। एंड स्टील इज मोर डक्टाइल देन कॉन्क्रीट, और ये भी बात सही है, स्टील जो होता है मोर डक्टाइल होता है कॉन्क्रीट से। तो ए फॉल्स होगा और आर ट्रू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 323 ऑप्शन डी इज करेक्ट। और आपके लिए असाइनमेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं, इसका एक बार आप रिवीजन कर लेना वीडियो पॉज करके, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 324, फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू। फ्लेक्सुरल कोलैप्स ओवर रेनफोर्स्ड बीम में किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, ऑप्शन बी सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, सी प्राइमरी टेंशन फेलियर, एंड ऑप्शन डी इज बॉन्ड फेलियर। तो हम यहाँ पर समझेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर क्या होता है, किसके कारण होता है। प्राइमरी कंप्रेशन का मतलब हो जाएगा जो डायरेक्ट कंप्रेशन में होता है, सेकेंडरी कंप्रेशन का मतलब होगा जो बेंडिंग के कारण होता है। ठीक है, प्राइमरी कंप्रेशन डायरेक्ट कंप्रेशन के कारण होगा, और सेकेंडरी कंप्रेशन किसके कारण होगा, बेंडिंग के कारण। और बेंडिंग या फ्लेक्सुरल एक ही बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सुरल कोलैप्स पूछा गया तो किसके लिए हो जाएगा वो, सेकेंडरी कंप्रेशन। और जहां भी आपको स्टार मिलता है आंसर में, इसका मतलब जो गुप्ता एंड गुप्ता में दिया गया है वो गलत आंसर है, इसलिए मैं यहाँ पर स्टार बना देता हूँ। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 324 ऑप्शन बी इज करेक्ट। गुप्ता एंड गुप्ता में ए दिया गया है जो कि गलत है, करेक्ट क्या होगा, सेकंड बी। प्राइमरी कंप्रेशन किसके कारण होता है, डायरेक्ट कंप्रेशन से, और सेकेंडरी बेंडिंग के कारण या फ्लेक्सुरल के कारण। क्वेश्चन नंबर 324 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 325, in the PSC pre-stressed concrete beam shown in figure 14.6, FCK is 45 megapascal and it supports a UDL of 15 kilonewton per meter including self weight. It is pre-stressed by a parabolic cable carrying an effective pre-stress of 200 kilonewton. The shear resistance of uncracked section at the support will be। फ्रेंड्स इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपका आता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जिसमें कि टाइम लिमिटेड होता है, टाइम कम होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप छोड़ देना, इस टाइप के क्वेश्चन को मत करना, क्योंकि इसमें कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। और आंसर करेक्ट आए इसकी भी गारंटी नहीं कि आपका आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतने होंगे। मैं आपको करवाऊंगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे, इस क्वेश्चन को नहीं करोगे। As per IS 1343/1980, the ultimate resistance of a section uncracked in flexural is। ये कितना होगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है IS कोड के अकॉर्डिंग। IS 1343/1980 के अकॉर्डिंग VCO कितना हो जाएगा, 0.67 BD अंडर रूट FT स्क्वायर प्लस 0.8 FCP इंटू FT। FT मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस, ये हम एक बार कर चुके, ये फॉर्मूला देख चुके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था। मैक्सिमम प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी होती है, 0.24 अंडर रूट एफ सी के आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना है, 45। जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, FT 1.61 न्यूटन पर mm स्क्वायर, B 150 mm और कैपिटल D 300 mm आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने इस फॉर्मूले में से FT निकाल लिया है, अब हमें FCP निकालना है, और इन दोनों की वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे तो VCO हमें मिल जाएगा। FCP कंप्रेसिव स्ट्रेस एट सेंट्रोइडल एक्सिस, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा P/BD। P है 200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 300, और ये कितना होगा, 4.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू आपको रखना है, यहाँ फॉर्मूले में रखोगे तो VCO कितना हो जाएगा, 0.67 इंटू 150 इंटू 300 अंडर रूट ऑफ 1.61 स्क्वायर प्लस 0.8 इंटू 1.61 इंटू 4.44, तो ये हो जाएगा 86918 न्यूटन।
और किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 86.9 किलो न्यूटन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है शियर रेजिस्टेंस ऑफ अनक्रेक्ड सेक्शन, तो वो होता है VCO प्लस VP। तो VCO तो हमने निकाल लिया है, VP हम निकालेंगे। VP क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एट सपोर्ट। ये कितना हो जाएगा 200 थीटा। थीटा है स्लोप ऑफ द केबल एट सपोर्ट, और इसका फॉर्मूला होगा 4E0 माइनस ES डिवाइडेड बाई L। E0 आपको दिया है मैक्सिमम कितना है 100, और ये 25 होगा सपोर्ट पर। L 8000 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो VP कितना होगा 7.5 किलो न्यूटन। शियर रेजिस्टेंस ऑफ अनक्रेक्ड सेक्शन 86.9 प्लस 7.5, और ये होगा 94.4 किलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स आप देख चुके हो इसमें कितना समय लगेगा। ठीक है, यदि आपको कैलसी अलाउ नहीं होगा तो फिर सोच ले क्वेश्चन कर सकते हो आप, ये नहीं कर पाओगे। विदाउट कैलसी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप ये करना है कि इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को ना करो। क्वेश्चन नंबर 325 ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। सब्जेक्टिव के लिए हो सकता है, रिटन एग्जाम हो, सब्जेक्टिव के लिए आपको करना है, आ सकता है क्वेश्चन मेंस एग्जाम के लिए, SSCJE मेंस के लिए, या PSC मेंस की जो एग्जाम होती है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 326, in the case of PSC beam, pre-stressed concrete beam, to satisfy the limit state of serviceability in cracking, mesh list first with list second and select the correct answer using the codes given below the list. List first, class 1, class 2 and class 3 स्ट्रक्चर गिवन है। क्लास 1 स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाएगा? नो क्रेकिंग अंडर सर्विस लोड, उसमें किसी भी प्रकार का क्रेक नहीं होगा सर्विस लोड के अंडर। ए के लिए थर्ड हो जाएगा, नाम से ही समझ में आएगा, क्लास 1। सेकेंड क्लास 2, नो विजिबल क्रेकिंग जब सिग्मा टी लेस देन 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बी के लिए फर्स्ट। सी क्लास 3 स्ट्रक्चर, concrete section uncracked, crack width to be calculated to check, second। A third, B1, C second, ऑप्शन C होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 326 ऑप्शन C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 327, a reinforced cantilever beam of span 4 meter has a cross section of 150 into 500 mm. If checked for lateral stability and deflection, the beam will, आपको चेक करना है स्टेबिलिटी एंड डिफ्लेक्शन के लिए। एक कैंटिलीवर बीम है, स्पान 4 मीटर है और क्रॉस सेक्शन 150 इंटू 500 mm। फॉर फेलियर इन डिफ्लेक्शन, यदि कैंटिलीवर बीम डिफ्लेक्शन में फेल होगी, कब होगी? जब L/D ग्रेटर देन 7 हो जाए। यदि L/D 7 से अधिक होगा तो उस केस में बीम फेल होगी डिफ्लेक्शन में। स्पान बाय इफेक्टिव डेप्थ, वैसे आपको ओवरऑल डेप्थ दी गई है 500, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्पान बाय इफेक्टिव डेप्थ कितनी होगी? 4000 डिवाइडेड बाय 500, तो कितना हो जाएगा? 8। इसका मतलब ये ग्रेटर देन है 7, सो बीम विल फेल इन डिफ्लेक्शन, बीम फेल होगी डिफ्लेक्शन में। फॉर स्टेबिलिटी, स्पान शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25B। 25B, B 150 है, तो कितना होगा? 3750 mm, जो कि L से क्या है? लेस देन है, मतलब L शुड नॉट बी ग्रेटर देन, अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अधिक है। इसका मतलब क्या होगा कि बीम स्टेबिलिटी में भी फेल होगी, सो द बीम फेल इन स्टेबिलिटी आल्सो, बीम डिफ्लेक्शन और स्टेबिलिटी दोनों में फेल होगी। क्वेश्चन नंबर 327, फेल इन बोथ डिफ्लेक्शन एंड लेटरल स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 328, इन एन RCC बीम साइड फेस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इफ इट्स डेप्थ एक्सीड्स। साइड फेस रेनफोर्समेंट कब प्रोवाइड करेंगे RCC बीम में? यदि उसकी डेप्थ कितनी हो, किससे अधिक हो डेप्थ, लिमिट आपको बताना है कि यदि डेप्थ इससे अधिक होगी, ठीक है, 300, 500, 700, 750, इन चारों में से आपको बताना है कि किससे अधिक होगी डेप्थ यदि बीम की,
तो हम वहाँ पर साइड फेस रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसको हम IS कोड से समझते हैं। IS कोड 456/2000 क्लॉज नंबर 26.5.1.3 साइड फेस रेनफोर्समेंट where the depth of the wave in a beam exceeds 750 mm, side face reinforcement shall be provided along the two faces। यदि बीम की डेप्थ 750 mm से अधिक है तो वहां पर साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है दोनों फेस पर। द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट, यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इससे क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट shall be not less than 0.1% of the wave area and shall be distributed equally on two faces at a spacing not exceeding 300 mm or wave thickness whichever is less। तो यहाँ पर टोटल एरिया कितना होगा साइड फेस रेनफोर्समेंट का, 0.1% से अधिक नहीं होना चाहिए वेव एरिया के, जो वेव एरिया होगा उससे 0.1% से अधिक नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन टू फेसेस, और दो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली टू फेसेस पे एट अ स्पेसिंग नॉट और स्पेसिंग 300 mm या वेव थिकनेस, इन दोनों में से जो कम होगा उससे अधिक नहीं होना चाहिए स्पेसिंग। क्वेश्चन नंबर 328 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 329 द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट इन RCC वॉल शुड नॉट एक्सीड। RCC वॉल है उसमें मैक्सिमम स्पेसिंग आपको बताना है वर्टिकल रेनफोर्समेंट की कितनी होगी, किससे अधिक नहीं होगी। The vertical reinforcement in walls shall be spaced not farther apart than 3 times wall thickness nor 450 mm। इन दोनों से अधिक नहीं होना चाहिए स्पेसिंग 3 times wall thickness या 450 mm। क्वेश्चन नंबर 329, इसमें क्या हो जाएगा 3 times द थिकनेस ऑफ वॉल या 450 mm। क्वेश्चन नंबर 329 ऑप्शन डी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। क्वेश्चन नंबर 330 इन अ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल अ शियर की इज प्रोवाइडेड। शियर की क्यों प्रोवाइड की जाती है, पहले हम समझ लेते शियर की क्या होती है। एक रिटेनिंग वॉल है, इसमें आप देख सकते हो ये स्टेम, टो, हिल और शियर की। शियर की इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट विच इज समटाइम्स यूज्ड इन द फुटिंग ऑफ रिटेनिंग वॉल्स टू रिड्यूस वॉल स्लाइडिंग। यदि वॉल स्लाइड होगी तो उस केस में हम वहां पर क्या बना देते हैं शियर की, जिससे कि वॉल स्लाइड ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 330 शियर की क्यों प्रोवाइड की जाती है और कब प्रोवाइड की जाती है। कब प्रोवाइड की जाती है, इफ द रिटेनिंग वॉल इज नॉट सेफ अगेंस्ट स्लाइडिंग। यदि रिटेनिंग वॉल स्लाइडिंग के अगेंस्ट सेफ ना हो तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, शियर की प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 330 ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।